गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं 18 चैप्टर वसंत का, जो कि है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। संघर्ष के कारण, संघर्ष क्या होता है? मेहनत करनी, कोशिश करनी, कोई कार्य करने, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुकाबला करना, संघर्ष करना, वही संघर्ष होता है। इस संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। मैं मतलब कि धनराज पिल्ले कह रहे हैं अपने बारे में कि संघर्ष के कारण, कठिनाइयों से मुकाबला करने के कारण मैं जरा तुनुक मिजाज हो गया। तुनुक मिजाज मतलब कि थोड़ा सा चिड़चिड़े टाइप का, उसको बोलते हैं तुनुक मिजाज, कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना। मैं ऐसे स्वभाव का हो गया। कौन कह रहा है ये? धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले कौन थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। धनराज पिल्ले कौन थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। तो देखिए, पाठ शुरू करते हैं हम। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी थे धनराज पिल्ले, और जब इनकी आयु 35 वर्ष की हो गई थी, तब क्या था कि एक बार विनीता पांडे थे, लेडी थी, विनीता पांडे ने इनका इंटरव्यू लिया था। इनका क्या लिया था? साक्षात्कार लिया था, इंटरव्यू लिया था। तो जो इन्होंने इंटरव्यू लिया था, तो उस इंटरव्यू की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। तो इंटरव्यू में इनसे क्या क्या बात हुई थी विनीता पांडे की, वो हम पढ़ते हैं। देखिए कि इनका जन्म से लेकर हॉकी तक का सफर कैसा था, ये सारी बातें इस पाठ में की गई हैं। साक्षात्कार में विनीता पांडे ने ये सारी बातें की हैं। तो उसी बारे में बताया गया है कि कैसे गरीब घर का लड़का था, इनके पास खेलने के लिए कोई हॉकी नहीं थी, दोस्तों से लेते थे और अपनी बारी का इंतजार करते थे कि कब दोस्त मुझे देंगे। तो इस तरह से फिर बाद में जब इनके भाई की इनकी पुरानी स्टिक इनको मिली तो बड़ी खुशी हुई। उसके बाद इन्होंने खेलना शुरू कर दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, और एक चमकता सितारा बन गए, सुप्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी ये बन गए। तो देखिए इनके जीवन में क्या क्या हुआ, इस पाठ में पढ़ते हैं तो पता लग जाएगा। विनीता खिड़की, पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। विनीता पांडे ने इनसे क्वेश्चन किया है कि पुणे की तंग गलियों से आप चले, पुणे की तंग गलियों में रहते थे ये, वहां से चलकर एक मुंबई के हीरानंदानी पावर कम्प्लेक्स पवई कम्प्लेक्स तक आपने बहुत लंबा सफर तय किया, और ये सफर भी आपका कैसा था? बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ। तो उस सफर के बारे में कुछ हमें थोड़ा बहुत बताइए। धनराज बताने लगे फिर, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों भाई, दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। अब विनीता पांडे ने इनसे साक्षात्कार में पूछा कि पुणे की तंग गलियों में आप रहते थे और वहां से मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आप पहुंचे हो, तो किस किस प्रकार से पहुंचे आप? अपने जीवन के बारे में, इस सफर के बारे में बताइए। तो इन्होंने बताना शुरू किया है क्या कि मेरा जो बचपन है बहुत कठिनाइयों से भरा रहा था।
बहुत मुश्किलों से मेरा जीवन भरा रहा था। हम बहुत अधिक गरीब थे। कैसे थे ये बहुत अधिक गरीब थे? और धनराज जी के दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज के दोनों बड़े भाई क्या करते थे? हॉकी खेलते थे। और उन भाइयों के खेलने से ही, उनको खेलते देखकर ही धनराज के मन में हॉकी का खेल खेलने का शौक चढ़ गया। इनका भी मन कर गया कि मैं भी हॉकी खेलूं। पर हॉकी और स्टिक हॉकी स्टिक खरीदने तक की इसकी धनराज पिल्ले की हैसियत नहीं थी। गरीब थे, इनके पास पैसा नहीं था कि ये हॉकी स्टिक खरीद सके। तो क्या करते थे जब इनका खेलने का मन करता था कि अपने साथियों से स्टिक उधार मांगते थे, तब ये खेलते थे। और वह स्टिक भी इनको कब मिलती थी? जब इनके साथी अपना खेल खेल चुके होते थे। जब यानी कि जब हॉकी फ्री हो जाती थी, तब इनको हॉकी मिलती थी। और ये जब वे मित्र खेलते थे, दोस्त खेलते थे, तो ये बहुत धैर्य के साथ वहां बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। जब इनके मित्र खेल रहे होते थे, तो बहुत धैर्य के साथ ही अपनी बारी का इंतजार करते थे। और इनको अपनी स्टिक कब मिली? जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, तो इनको अपने भाई की पुरानी स्टिक मिली। जब इनके भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, बुला लिया गया, तो इनके भाई को वहां पर नई हॉकी मिलनी थी, नई हॉकी स्टिक मिलनी थी। तो पुरानी हॉकी स्टिक इनके भाई ने धनराज जी को यानी इनको दे दी। और वह नई तो नहीं थी, लेकिन धनराज के लिए वह बहुत कीमती थी। क्यों? क्योंकि वह अब इनकी थी, क्योंकि वह अब धनराज पिल्ले जी की थी। अब इनको अपने दोस्तों से हॉकी स्टिक लेने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था। अपनी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता था, हॉकी स्टिक लेने का इंतजार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि इनके पास इनकी अपनी स्टिक हो गई थी, चाहे वह कैसी थी? पुरानी थी। किसने दी थी? इनके भाई ने दी थी। कब दी थी? जब इनके भाई का कैंप के लिए चुनाव हो गया था, तब इनके भाई ने इनको वह स्टिक दी थी, जिससे फिर इन्होंने खेलना शुरू किया। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, अपनी दुबली पतली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक के लिए, जो ओलंपिक 1988 में होने थे, उसके लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा। पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आगे क्या बताया इन्होंने कि मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली थी। इन्होंने पहली अपना हॉकी खेल बाहर कब खेला? 1985 में। कहाँ खेला? मणिपुर में। जूनियर, जब इनकी आयु कितनी थी? 16 साल की थी। तो इन्होंने पहला अपना जूनियर हॉकी खेल कहाँ खेला? 1985 में मणिपुर में। उस समय ये 16 साल के थे और देखने में कैसे लगते थे ये? बिल्कुल दुबले पतले। और इनका चेहरा कैसा था? छोटे बच्चे जैसा चेहरा था।
लेकिन क्या था, दुबले पतले होते हुए भी, कद काठी भी छोटी थी, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि मेरा ऐसा दबदबा था, ऐसा रोब था कि कोई भी मुझसे भिड़ने को तैयार नहीं होता था, कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था। जुझारू मतलब अपने काम में लगा रहने वाला। मेरे ऊपर अपने खेल का जैसे भूत सवार था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। मैं हमेशा हुआ 1986 ईस्वी को सीनियर, 1985 में तो इन्होंने मणिपुर में जूनियर हॉकी टीम हॉकी खेली, मणिपुर में 1985 में, और 1986 में इनको कौन सी टीम में ले लिया, सीनियर टीम में ले लिया। और फिर ये अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर, यानी अपना सामान लेकर मुंबई चले गए। मुंबई कब गए, 1986 में, जब इनको सीनियर टीम में ले लिया गया था, तब ये मुंबई चले गए। और उस साल धनराज पिल्ले ने और इनके बड़े भाई रमेश ने मुस्लिम लीग खेल खेला ऐसा खेला कि दोनों ने जम वाहवाही। इसी के अंदर, इस खेल के बाद, जब धनराज पिल्ले और इनके भाई ने मुंबई में क्या किया, मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला, तो इनको ये विश्वास हो गया था, एक उम्मीद जग गई थी कि ओलंपिक के लिए मुझे जरूर बुलाया जाएगा। ओलंपिक 1988 में जो होने थे नेशनल कैंप में से, जरूर इनको बुलाया जाएगा, इनके मन में ऐसी उम्मीद थी। लेकिन क्या हुआ, इसके विपरीत हुआ, इनको नहीं बुलाया गया। 57 खिलाड़ियों की लिस्ट आउट की गई थी, उन 57 खिलाड़ियों में भी धनराज पिल्ले का नाम नहीं था। बड़े मायूस हुए, बड़े परेशान हुए, दुखी हुए। मगर एक साल बाद क्या हुआ, ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए इनको चुन लिया गया। 1988 में तो इन्होंने सोचा था, और 1989 में, ये लगा लो एक साल बाद 1989 हो गया, 1989 में इनको ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए चुन लिया गया। और तब से लेकर मैंने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी मैं अपने खेल में आगे बढ़ता ही चला गया। फिर विनीता पूछते हैं आगे, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? अब विनीता जी ने क्या पूछा कि आपका विद्यार्थी जीवन यानी स्कूल लाइफ, आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही थी? आपके स्कूल के दिनों में कुछ घटनाएं घटी होंगी, तो उनसे आपकी कुछ यादें जुड़ी होंगी, वे क्या थी? तो धनराज ने क्या बताया कि मैं पढ़ने में क्या था, एकदम फिसड्डी था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता, तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। अब इन्होंने अपनी पढ़ाई या विद्यार्थी जीवन के बारे में क्या बताया कि मैं क्या था, एक बिल्कुल नालायक स्टूडेंट था। पढ़ने में क्या था, मैं बिल्कुल नालायक था, फिसड्डी था, पीछे रहने वाला। बड़ी मुश्किल से मैं 10वीं तक पहुंचा। 10वीं तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके बाद पढ़ाई मेरे बस की नहीं थी। मेरे वश में नहीं थी पढ़ाई कि मैं आगे पढूं। लेकिन धनराज जी क्या कहते हैं कि विनीता को इन्होंने कहा, एक बात मैं कहता हूं कि चाहे मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, लेकिन एक गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी जरूर हूं। और मेरी शादी के बारे में बात करें,
तो उसको लेकर मैं कहता हूँ कि मैं मास्टर ऑफ हॉकी जरूर हूँ। इन्होंने ये भी बताया कि यदि मैं हॉकी नहीं खेलता, हॉकी का खिलाड़ी नहीं होता, तो क्या होता, मेरी जिंदगी कैसी होती, कि शायद मुझे एक चपरासी की भी नौकरी न मिलती और आज मैं धक्के खाता हुआ फिरता। यदि मैं खेलों में चला गया, हॉकी का खिलाड़ी बन गया, तो अच्छा जीवन बिता रहा हूँ। और यदि मैं हॉकी खेलने के लिए नहीं जाता, हॉकी का खिलाड़ी न होता, तो मुझे चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। पढ़ाई में इन्होंने बताया कि ये बिल्कुल फिसड्डी थे, फिर भी देखिए खेल की बदौलत ये कहाँ तक पहुंच गए हैं। विनीता, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। विनीता ने पूछा कि आप तुनुक मिजाज क्यों हैं, कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों करते हो? क्या आप कभी आक्रामक, बहुत ज्यादा गुस्से में भी हो जाते हो? धनराज ने बताया इस बात को लेकर के कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अब धनराज जी ने विनीता को क्या बताया जब इन्होंने पूछा कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हो, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से में भी हो जाते हो? तो इन्होंने क्या बताया कि इस बात का संबंध मेरे जीवन में कब से है? बचपन से। इस बात का संबंध मेरे जीवन में बचपन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। यानी मेरी सुरक्षा करने वाला कोई आ, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष किया। और मेरे जो तुनुक मिजाज स्वभाव है, मेरा तुनुक मिजाज स्वभाव है, इसके पीछे भी कई कारण हैं। लेकिन मैं क्या हूँ? बिना किसी लाग लपेट वाला व्यक्ति हूँ। जो मेरे मन में आता है मैं साफ साफ बोल देता हूँ। कई बार तो क्या होता है कि मैं ऐसे बिना सोचे समझे साफ साफ बोल देता हूँ, बाद में मुझे पछताना भी पड़ता है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको भी मुझे उकसाने में मजा आता है। यानी मुझे गुस्सा दिलाने में उनको मजा आता, आनंद आता है। मुझे अपने जीवन में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए बहुत ही जूझना पड़ा। बहुत मुश्किल से मुझे चीज मिलती थी, कई बार नहीं भी मिलती थी। हर किसी भी छोटी या बड़ी चीज को पाने के लिए मैं बहुत ही लालायित रहता था। इसलिए मुझे मेरे अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता था और उसके बाद ही मैं चिड़चिड़े स्वभाव का हो गया हूँ। लेकिन साथ ही साथ क्या है, मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी के दुख दर्द को नहीं देख सकता। मैं किसी को तकलीफ में, परेशानियों में नहीं देख सकता। अपने दोस्तों और परिवार की मैं बहुत अधिक कद्र करता हूँ, बहुत अधिक रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों पर किसी से माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। यदि मेरी गलती हो जाती है तो मैं अपनी गलती के लिए माफी भी मांग लेता हूँ, पीछे
नहीं हटता हूँ। अब पिछले पेज पर इस ऊपर बॉक्स में दे रखा है, ये भी हम पढ़ते हैं। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। इसमें विनीता पांडे ने क्या बताया है, धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि वह कैसा है। धनराज पिल्ले कभी आपको हंसाता है तो कभी आपको रुलाता भी है और कभी हैरानी में भर भी देता है, तो कभी खिंच भी जाता है। तो धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व में कई सारी बातें हैं, कई प्रकार के रंग हैं, कई प्रकार के भाव हैं। ये ऐसा इंसान है कि जिसने ठेठ जमीन में से उठकर अपने आप को आसमान का सितारा बनाने के लिए यात्रा की है। कौन है ये? धनराज पिल्ले, जो बिल्कुल जमीन से उठे हैं और आसमान का सितारा बन गए हैं। किस कारण? अपनी मेहनत के कारण। पढ़ाई में चाहे बहुत कमजोर थे, लेकिन खेल में ये इतना आगे बढ़ गए। ये नहीं कि कोई पढ़ाई में ही अच्छा होगा तो हर काम में वही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। कोई किसी चीज में अच्छा होता है तो कोई किसी चीज में, कोई दोनों चीजों में अच्छा होता है। कोई गाने में, कोई बजाने में, कोई पढ़ने में, कोई खेलने में। हर बच्चे का अपना अपना नेचर होता है, अपनी अपनी इच्छा होती है, रुचि होती है कि कौन किस चीज में आगे जाना चाहता है। तो वह बच्चे की रुचि पर निर्भर करता है। जैसे कि इस पाठ में भी बताया गया है कि धनराज पिल्ले पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन उनके मन में ये धुन सवार हो गई थी कि मैंने हॉकी का खेल खेलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसीलिए वह बच्चों से हॉकी लेकर के खेलते थे, अपनी बारी का इंतजार करते थे, सहनशीलता, धैर्यता रखते थे हॉकी पाने के लिए। और जब पुरानी हॉकी भाई से मिली कि ये आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद जब इनको 1986 में सीनियर टीम में ले लिया गया तो मुंबई चले गए। मुंबई में भी इनके भाई रमेश ने और इन्होंने ऐसी धूम मचाई कि सब देखते रह गए, देखने वाले दंग रह गए। उसके बाद इनको 1 साल बाद ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए भी चुन लिया गया। जब से लेकर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो आज एक क्या बन गए हैं, सुप्रसिद्ध खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अपने आप को खुद बताया है, पढ़ाई में नहीं बल्कि हॉकी में बैचलर ऑफ हॉकी। और शादी के बारे में कहा जाए तो उसके लिए इन्होंने अपने आप को बताया है मास्टर ऑफ हॉकी। तो ये पाठ आज हमने पढ़ा इतना। यहाँ तक आपको इस पाठ को रीड करना है और नेक्स्ट बचे हुए चैप्टर को भी रीड करना है, और जो रीड हो चुका उसके इंटरनल क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। और अब बाकी चैप्टर कल पढ़ेंगे। अब जितना भी चैप्टर हमने पढ़ा है उस चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करती हूँ, उनके आंसर आपको देने होंगे। जिस बच्चे का भी मैं नाम बोलूंगी वो बच्चा हैंड रेज कर लेगा और मुझे आंसर देगा।